फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन में भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के प्रश्न और उत्तर जो भी दिए गए हैं अभी तक प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं, उन प्रश्न और उन उत्तर को यहाँ हम चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मौर्य राजवंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। ऐतिहासिक सम्राट मतलब उसके बारे में लिखित सामग्री भी प्राप्त हुई है और उसके बारे में पढ़ा भी गया है, और ये कहिए इतिहास में उसका एक विशिष्ट स्थान है। ठीक है, जिसने वृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, भारत पे सबसे ज़्यादा क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। अब मौर्य साम्राज्य की जो सीमा थी वो कहाँ से किससे मिलती थी? ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत का सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। राजनीतिक रूप से देखिए एकबद्ध किया, क्योंकि इसके पहले आपने देखा था कि कितनी शक्तियाँ थी। मतलब जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत में 28 स्वतंत्र शक्तियों के बारे में, अभी पीछे आपने यूनानी आक्रमण में ग्रीक इन्वेजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसके प्रश्न और उत्तर को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, और इसका जो विस्तार है वो ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा किससे मिलते थे? ईरान से मिलते थे। उसने ही भारत का सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से क्या किया? एकबद्ध किया। ठीक है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो जितने राजवंश, 4 राजवंश दिए गए हैं उसमें गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण, तो इसमें सबसे पुराना कौन है? मौर्य। अब मौर्य राजवंश की अगर टाइम देखेंगे आप तो 321 से 184 ईसा पूर्व का है, जबकि गुप्त वंश का देखेंगे, कुषाण वंश का देखेंगे और वर्धन वंश का देखेंगे तो ये 275 से 550 ईसा के बीच में है। ठीक है, तो आप इसका डिफरेंस देख लीजिए। अब जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है? तो इन भास, शूद्रक, विशाखा दत्त, अश्वघोष में विशाखा दत्त, इनके विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना मिलती है। एक तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में का एक ये स्रोत है जानने का, मुद्रा राक्षस। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। किसका पुत्र माना गया है? नंदराज का। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब कुलहीन मतलब कुल का पता नहीं इसमें। ठीक है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? अब इसमें ये देखेंगे किसको कहा गया था। तो इन 4 लोगों में चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, विलियम जोन्स, अब विलियम जोन्स पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। किससे की? सैंड्रोकोटस की पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से। उसके बाद एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। एरियन और प्लूटार्क ने किसमें वर्णित किया इनको? एंड्रोकोटस। जबकि जस्टिन, अब यहाँ पे पूछा क्या गया है? जस्टिन ने सैंड्रोकोटस, ठीक है, सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, तो सैंड्रोकोटस और सिकंदर, इसका मतलब सैंड्रोकोटस कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य ही है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो अभी आपने ऊपर ही पढ़ा है, किसकी कौन किया था? विलियम जोन्स ने किया था इन 4 लोगों में। निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त या तथा चाणक्य इन 2 नामों से विख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री, प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। ठीक है, उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। ठीक है, अर्थशास्त्र इस पर आधारित थी, राजनीति शास्त्र पर आधारित थी। ठीक है, आगे देखते हैं। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य को किस नाम से उनके बचपन में जाना जाता था? देखिए इसमें पढ़िए। ऋषि चाणक्य कौन है? ऋषि चाणक्य है अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्यखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। किसमें? अर्थशास्त्र के, ठीक है, लेखक के रूप में, जिसमें क्या हुआ था, इसी पुस्तक में उल्लिखित जो कौटिल्य हैं, एक पद्यखंड में उल्लिखित मतलब कहीं इसी में उल्लेख है, किसमें? अर्थशास्त्र में विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त की साम्यता किससे मेल किया जाता है? चाणक्य से किया जाता है। पुराणों में उसे द्विजर्षव, ठीक है, द्विजर्षव श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य और कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम है। ठीक है,
चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने निष्कर्ष निर्गत किया है, निकाला है कि चाणक्य, विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इसका जो उत्तर वो विष्णुगुप्त ही माना है अपनी वेबसाइट पे, तो इसे विष्णुगुप्त ही आप भी मानिए। चाणक्य का अन्य नाम तो नीचे देखिए विष्णुगुप्त है, ठीक है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो इसमें अभी आपने देखा है, तो इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। ये किस पे है, ये शासन से संबंधित है। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र के शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? मंडल सिद्धांत, विदेश नीति की। इसके अलावा इसमें साप्तांग सिद्धांत, साप्तांग सिद्धांत में कौन है? राजा हैं, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है, ठीक है। किसमें मिलती है? इनके अर्थशास्त्र पुस्तक में। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन, कृषि, शिल्प, व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले शासन सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, क्या है? तो शासन के सिद्धांतों की ये पुस्तक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा, राज्य का 7वां अंग मित्र है। सुहृद मित्र, सुहृद मतलब इसमें क्या है? मित्र। राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है, ठीक है। तो मित्र इसमें क्या है? 7वां अंग है। सुहृद मित्र राज्य के क्या है? कान है। मित्र को क्या माना है? राज्य के कान है। राजा के मित्र शांति और युद्ध काल, शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते थे। कौन करते थे? मित्र, ठीक है। इसीलिए राज्य में इसका एक स्थान है, 7वां स्थान है। इस संबंध में कौटिल्य सहज तथा कृत्रिम, सहज कौन है? आदर्श, और कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। तो दो प्रकार के मित्र हैं, कौन से? इसमें सहज और दूसरा कृत्रिम मित्र। तो जो सहज मित्र है वो कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ है। सहज मित्र की वैल्यू कृत्रिम से ज्यादा है। जिस राजा के मित्र क्या है? लोभी, कामी और कायर होते हैं, उनका विनाश अवश्यंभावी है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए, ऐसा अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि जिस राजा के मित्र लोभी, कामी, कायर होते हैं उसका विनाश होता ही है। आगे देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। वस्तुतः ये क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अब तो राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है, ठीक है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला जाता है। तो राजनीतिक नीतियों पर, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैकियावेली क्या है, इन्होंने भी आप प्रिंस नामक एक पुस्तक लिखी है, तो उसी के बारे में इन्होंने भी स्टेट के बारे में ही लिखा है, राज्य के बारे में ही लिखा है। तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो मैकियावेली के प्रिंस से कौन किया जाएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किया जाएगा, ठीक है। वो भी शासन के सिद्धांत है, इसमें भी शासन से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है, ठीक है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। द प्रिंस है उसका, उसी से की गई है, मैकियावेली के प्रिंस से। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? तो इसमें किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के, ठीक है। अब आगे देखते हैं। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीयोक्स ने डीमेक्स बोल लो या डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत भेजा बिंदुसार में, ये चंद्रगुप्त के पुत्र हैं, कि राजसभा में भेजा था, या मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। मेगास्थनीज किसके टाइम पे था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था। उसके बाद किसको भेजा गया है? ये डाइमेकस को भेजा गया है, ठीक है। और किसने भेजा? सीरिया के राजा ने, ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। अवंती जीतकर किसमें मिला लिया? मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। किसने मिला लिया? अशोक, ठीक है। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका उल्लेख किसमें है? बुद्ध घोष की सम्मत पासादिका में, ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने क्या किया कि अवंती जो महाजनपद है वो जीत कर किसमें मिला लिया? मौर्य साम्राज्य में मिला दिया। इसका उल्लेख अगर देखा जाए, कहाँ से पता चलता है कि इनको मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया था? वो बुद्ध घोष की एक कृत है, नामक ग्रंथ है, समंत पासादिका, ठीक है। तो इस ग्रंथ से हमें यह पता चलता है कि अवंती को अशोक ने मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में जो अशोक था वो अवंती का क्या था? उपराजा, मतलब वायसराय था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था और इसकी 2 राजधानियां थी, जिसमें एक उत्तरी अवंती में उज्जैनी था, दक्षिणी अवंती क्या था? माहिष्मती। तो इसकी 2 राजधानियां हैं। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, तो ये तो सभी जानते हैं, लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त का महल किसका बना हुआ था? लकड़ी का। तो बिहार में पटना, ठीक है, को क्या बोला जाता है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग या कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष, ठीक है, प्रकाश में आए हैं। अब ये कहाँ पे आए हैं? बुलंदी बाग में, पटना में। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के
पर कोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजा राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो अवशेष प्राप्त हुए इससे ये हुआ कि ये लकड़ी का बना हुआ किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो इसमें पाटलिपुत्र के। ठीक है, आगे देखते हैं, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो दक्कन की विजय किस राजा ने प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त ने। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त हैं, दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, कौन प्राप्त किया है, इसमें चंद्रगुप्त ने ही प्राप्त किया दक्षिण भारत की विजय। इसमें अशोक के अभिलेखों में जैन तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त हो। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों पर अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ठीक है, ऐसे स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हम किसको देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया गया, किसे, बिंदुसार को। और अशोक ने किसको जीता है, कलिंग को जीता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो दक्षिण भारत की विजय में है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो आप जान गए कि दक्षिण विजय में कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। मालवा गुजरात महाराष्ट्र में किस शासक ने पहली बार जीता, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो समस्त भारत का जो एकीकरण है किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में। प्रारंभिक विजय के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो व्यास नदी से लेकर कहाँ तक था, सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्र दामन अभिलेख से पश्चिम भारत पर उसके अधिकार का प्रमाणित होता है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तो पश्चिम में क्या है, हिंदू कुश पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में क्या है, हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक। तो आपने देख लिया ना, पश्चिम में हिंदू कुश, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाएं और दक्षिण में क्या है, मैसूर। ठीक है, तो ये उसके शासन की सीमाएं हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था, तो इसमें क्या है, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि पश्चिम भारत पर क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। तो 150 ईसा के रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से अभिलेख में अनर्थ और सौराष्ट्र, ठीक है, अनर्थ और सौराष्ट्र जो कहाँ पे है, गुजरात में, प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल जो थे वो कौन है, पुष्यगुप्त हैं। सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख है इसमें। ठीक है, सौराष्ट्र में यहाँ पे क्या है, सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिमोत्तर भारत पर यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, पुष्यगुप्त इनके राज्यपाल हैं। ठीक है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित है, यह प्रमाणित कहाँ से होता है, तो जूनागढ़ के रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था, तो सेल्यूकस क्या है, जिसको अलेक्जेंडर में सिकंदर ने जिसको क्या नियुक्त किया था, सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था। अब इसको किसने हराया था, तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने ही हराया था, सेल्यूकस को। आगे देखते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, तो यहाँ 305 ईसा पूर्व में। अब इसमें ये किसका, ये प्रदेश अगर देखा जाए तो ये नक्शे में किसका राज्य दिखा रहा है जिस पे शासन था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही है। अशोक के शासनकाल के अंतिम समय का है कि अशोक के शासनकाल के अंतिम समय में इतने, ये जो लाइनिंग पड़ी हुई है इसमें कौन थे, तो इसमें जिसका शासन था वो मौर्य साम्राज्य ही है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष पे अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध इसमें कौन है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, तो आप जानते हैं अशोक ने की थी। ठीक है, धम्म विजय की स्थापना अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धम्म सदाचार का धर्म था। ठीक है, सदाचार ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था, मतलब किसी धर्म से कोई संबंध नहीं था इसका, और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। इसका क्या था, धर्म क्या था, ये सिर्फ मानव के लिए कुछ नैतिकता थी, नैतिक चीजें थी उससे जिससे मानव का कल्याण हो, तो उसी को धर्म बोला गया है। सहिष्णुता, उदारता, करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो इसमें यह देखना श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पे श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड, सतीयपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था, मतलब इनको छोड़ दिया जाए तो सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। ठीक है, किसको किसको सीमावर्ती राज्य कहा गया, चोल, पांड, सतीपुत्र,
केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी, इसको क्या कहा गया है? सीमावर्ती प्रांत, बाकी सब उन्हीं के हिस्से थे। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो अभी ऊपर ही आपने देखा है द्वितीय मुख्य शिलालेख में, इसमें क्या है? पहला शिलालेख और दूसरा क्या है? स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। तो अगर अशोक के अभिलेखों को 3 वर्ग में बांटेंगे, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उसको 3 वर्ग में बांटते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अशोक के द्वितीय वृहद शिलालेख में चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था, वो किसने करवाया? अशोक ने। तो सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुए जितना किसके लिए? धर्म विजेता लोकोपकारी कार्यों के लिए, जिससे जनता का कल्याण हो, ऐसा कार्य उन्होंने बहुत किया। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। कौन? अशोक। इसी कारण उसने पशु पक्षी के वध पे क्या लगा? प्रतिबंध लगा दिया। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई और कुआं भी खुदवाया। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों एवं पशुओं के लिए उपयोगी औषधि हेतु अस्पताल, औषधालय और औषधि बागों का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। तो इसका प्रमाण ये है कि अशोक अपना नाम जो है वो देवनाम प्रिय की उपाधि ली। अब अशोक 272 ईसा पूर्व लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, बैठा तथा 269 ईसा पूर्व में लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवानम प्रिय या देवाना प्रियदसी कहा गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। तो आप देवनाम प्रिय का मतलब क्या है? देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। इससे इसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो इस पर ये देखते हैं, दीपवंश और उसके बाद महावंश। ठीक है, तो इसमें ये देखते हैं कि सिंघली अनुश्रुतियों, तो सिंघली जो है श्रीलंका, यहाँ सिंघली है, सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश और उसके बाद महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्रा में बौद्ध धर्म की क्या हुई? तृतीय संगीति हुई, मतलब तीसरी बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो मोगलीपुत्र तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्रा में की गई थी। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो इसमें कौन कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो इसमें ये देखिए, चंद्रगुप्त जी कौन से धर्म के थे? तो ये जैन धर्म के थे, अशोक बौद्ध धर्म के थे, दशरथ बौद्ध धर्म के थे, बिंदुसार जीवक धर्म के थे। तो इसमें देख लीजिए डी ही होगा, 2 और 4 यही 2 लोग थे। तो अशोक और उसका पौत्र जो है दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवानप्रिय की उपाधि धारण की, मतलब जिस तरीके से अशोक ने धारण की देवानप्रिय, उसी तरीके से दशरथ ने भी देवानप्रिय की उपाधि धारण की थी। रज्जुक थे। अब रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक इसमें मौर्य शासन में अधिकारी थे। अशोक के अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख है। ठीक है, अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक क्या है? रज्जुक में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग धात्री के हाथों में बच्चों को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। ठीक है, रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी। रज्जुक कौन थे? जैसे आधुनिक जिलाधिकारी। राजस्व एवं न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे, मतलब दोनों मामलों को ये देख सकते थे जिसमें राजस्व एवं न्याय था। ठीक है, सार्थवाह किसे कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था व्यापारियों के काफिले को। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले कारवा को क्या बोला जा रहा है? सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में भी प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? तो इसमें यह देखना, अभी युक्त आपने देखा ही था, प्रादेशिक एंड राजुक, तो ये सब है। अग्रहारिका इसमें नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अशोक के अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। इसमें जो तृतीय शिलालेख है इसमें 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। इसमें कौन है? युक्त, ये जिला के अधिकारी होते थे। ठीक है, जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकारी, इसी को जिलाधिकारी की तरह देखा जा रहा है। युक्त क्या कर रहे हैं? राजस्व वसूल रहे थे, एक प्रकार के अधिकारी होते थे। राजुक क्या करते हैं? राजस्व विभाग के साथ साथ न्याय विभाग भी देख रहे हैं। प्रादेशिक कौन है? यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। यह वर्तमान संभागीय आयुक्त की तरह था। ठीक है, वर्तमान में जैसे संभागीय आयुक्त होते हैं, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। ठीक है, किसका? न्याय का कार्य। ठीक है, तो प्रादेशिक, राजुक, युक्त, आपने 3 अधिकारियों के बारे में समझा। यहाँ पे सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो किसने किया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण? अशोक ने किया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है, जो किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्ययुगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण। मौर्ययुगीन सभी स्तंभ
चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। तो मौर्य के जितने भी स्तंभ है वो किससे? चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है सांची। स्थापत्य कला की दृष्टि से सांची का जो स्तूप है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का जो आरंभिक काल है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का था। अतः विकल्प सी इसमें उत्तर सही है। ये देखिए, जबकि भरौत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। भरौत कहाँ है? सतना जिले में। और सांची कहाँ पे है? रायसेन में। तो भरौत के बारे में देखते, सतना जिले में है। सांची तथा भरौत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप जो है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है कि गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पे है। ठीक है, अमरावती कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के किस पे बनाया? समतल भूमि पर बनाया गया है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये क्लियर है, अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो सांची का प्राचीन नाम क्या है? काकड़ाम। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इसे महावंश में चेतीय स्तूपों का दूसरा नाम, ठीक है, चेतीय स्तूपों का दूसरा नाम गिरी भी कहा जाता है, कहा गया है। 4वीं सदी के गुप्त लेख में इसका नाम काकड़ाम, ठीक है, काकनाड महाविहार मिलता है। किसमें मिलता है? 4वीं सदी के गुप्त लेख में। ठीक है, यहाँ पर कुल 3 स्तूप हैं। स्तूप संख्या 1 जो है वो प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या 2 है, उसमें अशोक के धम्म महामात्रों के अवशेष। स्तूप संख्या 3 में सारी पुत्र मौद्रिक लायन के भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, तो प्रथम में स्तूप में क्या है? स्तूप संख्या पहला जो है वो प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम्म महामात्रों के अवशेष तथा स्तूप संख्या 3 में सारी पुत्र तथा मौदगलायन के भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, इन स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? अशोक के द्वारा कराया गया था, जिसे शुंग काल में अर्धवृत्ताकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया था। ठीक है, जिसे शुंग काल में क्या किया गया था? अर्धवृत्ताकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया था। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से अवशेष कहाँ कहाँ के हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए, कौशाम्बी में कौन है? घोषित राम मठ। कुशीनगर में कौन है? रानाभर स्तूप। सारनाथ में धमेक स्तूप। एंड श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? अब सम्राट अशोक के मार्गों का अनुगमन आप तीर्थ यात्रा में आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अभिलेखित साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक लगा दी, मतलब शिकार पर रोक लगा दिया। उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष 8वां शिलालेख में ये लिखा गया है, संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुक्मिणीदेवी गया तथा उनकी पूजा की। ठीक है, इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लेजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। तो सबसे पहले कहाँ होता है? लुम्बिनी। लुम्बिनी से कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। तो इस प्रकार क्रमोक्त सही है। तो यहाँ पे लुम्बिनी, लुम्बिनी से कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से बोध गया, बोध गया सारनाथ, सारनाथ से कुशीनगर, कुशीनगर से श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो इसमें प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। तो अशोक के शिलालेखों में कई भाषाओं का प्रयोग है, तो इसमें आप देख लीजिएगा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः अभिलेखों से ही ज्ञात होता है और अभिलेखों को विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। तो इसमें शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुहालेख हैं। अब यहाँ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। जो इसमें शिलालेख हैं वो कैसे हैं? 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो ये 14 शिलालेख जो है लेखों का एक समूह है, वो कितने जगह से प्राप्त हुए? 8 भिन्न भिन्न स्थानों से। तो इसमें जो पहला लेख मिला है वो कहाँ पे है? शाहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेहरा, कालसी, चौथा गिरनार, 5वां धौली, 6ठा जौगढ़, 7वां एरड़ागुड़ी, 8वां सोपारा। तो इन जगहों से ये 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए आगे देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो मेन जो अभिलेख हैं वो लिखे गए किसमें? ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की जो लिपि है वो ब्राह्मी ना होकर वो खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी लिपि आप जानते हैं ना, तो यूनानी संपर्क, ईरान के संपर्क में आने के बाद ही इस लिपि का विकास हुआ। जो तक्षशिला से आरामेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख है जो तक्षशिला से है, वो किसमें? आरामेइक। ठीक है, शेरकुना नामक स्थान से यूनानी
आरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यानी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान जो स्थान से है वो आरमेइक, ठीक है, लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या है, तो सबसे पहले प्राकृत एवं ब्राह्मी है, बट शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में ये जो अभिलेख मिल रहा है वो ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है, बस इतना आप जानिए, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो आप शहबाजगढ़ी अभी ऊपर ही आपने देखा है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है, तो आप जान सकते हैं, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है प्राकृत। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, तो पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियाँ मतलब पत्थर के शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान जो थे जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप। तो ये क्वेश्चन कई बार, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, ये भी जेम्स प्रिंसेप ही। अब यहाँ पे ये देखते हैं जेम्स प्रिंसेप ही आगे हैं। राजा देशों को सबसे पहले विकूटन किसने किया था, ये जेम्स प्रिंसेप ही हैं। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। अब उत्तर पश्चिम भाग में आप जानते हैं, क्योंकि ये यूनान आक्रमण में आपने जाना था कि किस तरीके से ईरान के लोगों के संपर्क में जब आए थे तो वहाँ पे इस खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ था, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में क्या है, खरोष्ठी लिपि है, अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है। भाषा क्या है, प्राकृत, और उसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा लिपि ब्राह्मी में ना होकर खरोष्ठी में है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर, ठीक है। तो प्राक अशोक ब्राह्मी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर में चला। कुछ स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है जिसके नाम पर इसका इस प्रकार पिपरहवा, सोहगौरा और महास्थान है, ठीक है। तो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, ठीक है। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो ये खरोष्ठी लिपि है। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं, ठीक है, ये किधर से लिखी जा रही है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लैसन, कनिंघम आदि विद्वानों का मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी, ठीक है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, तो इसमें ये आप जान लीजिए खरोष्ठी है। अशोक का अपने शिलालेखों में समानतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। तो अशोक के अभिलेख में सर्वत्र उसे देवानपियदसी, इसका मतलब क्या है, देवताओं का प्रति अथवा देखने में सुंदर देव नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधि से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाते हैं, तो इसमें प्रियदर्शी नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानप्रिय के रूप में किया गया है, तो इसमें किसको किया गया, अशोक को किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, तो ये तो सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों को सैफ्ट सुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, तो ये नहीं है, ठीक है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ जो है स्थापत्य संरचना का भाग्य नहीं है, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं, ठीक है। तो स्थापत्य संरचना के भाग ना होकर ये पृथक रचनाएं हैं। अन्य तीनों क्या हैं, स्तंभों के संदर्भ में सही हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उभादार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेखों में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है, तो कंगनहल्ली। ये कंगनहल्ली कहाँ, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। कंगनहल्ली में बौद्ध, यहाँ सम्राट अशोक की रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है जिसके नीचे राणियों अशोक, राजा अशोक लिखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है, तो ये मास्की के अभिलेख में उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है, ठीक है। आगे देखते हैं, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अशोक के बारे में किससे ज्ञात होता है, अभिलेखों से। उसके अभी तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम, ठीक है, के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है, मास्की में, गुर्जरा में, नेत्तूर में, उडेगौतम में, ठीक है। निम्नलिखित अभिलेखों में किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है, तो मास्की का लघु शिलालेख है, तो उसमें अशोक का नाम उल्लिखित है। जितने इसमें शिलालेख हैं, भाब्रू अभिलेख, 13वां अभिलेख, रुम्नदेश स्तंभलेख में, इसमें किसमें है, मास्की का लघु शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो इसमें गुर्जरा, ठीक है, मास्की तो है नहीं तो गुर्जरा। अशोक का रुम्नदेश
स्तंभ संबंधित है, तो ये किससे है? बुद्ध के जन्म से। 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा तथा वहाँ एक शिला स्तंभ रुमिन दे लघु स्तंभ लेख स्थापित किया गया। ये बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया था। भू राजस्व का 1/6 या 1/8 कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बुद्ध की जन्मभूमि थी। ठीक है, आगे देखते हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया, कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे गुर्जरा, कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है, तो ये किसमें बताया? भाब्रू स्तंभ में। ठीक है, भाब्रू मतलब बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को क्या बताया? मगध का सम्राट। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है, मतलब अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित है। यही भाब्रू बैराट का स्तंभ लेख ही प्रमाणित करता है। आगे देखते हैं। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। ठीक है, तो इसमें कालसी जो है उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, अशोक के शिलालेख की वजह से। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों को एक प्रति कहाँ मिली है? तो ये कहाँ मिली है? कालसी में मिली है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में है। आइए देखते हैं। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना जो है वो क्या है? कलिंग युद्ध। इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। तो कौन सा शिलालेख है? 13वां शिलालेख, जो किसके बारे में बता रहा है? कलिंग के। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष, किस वर्ष? 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया, अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुआ। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख पश्चाताप व्यक्त किया। ठीक है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, 13वें शिलालेख से ज्ञात हो रहा है। ठीक है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूप धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? इसमें 12वां। ठीक है, अशोक के दीर्घ शिलालेखों में कौन है? 12वां में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। ठीक है, जिसे पालन किया जा सके। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? अब देखिए क्या लिखा गया है। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। कि किसने कहा है? अशोक ने। ठीक है, परामर्श दिया है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो कौन है? दूसरे और 13वें। अशोक के जो दूसरे और 13वें शिलालेख है वो किसके बारे में बता रहे हैं? संगम राज्यों के बारे में। चोल, पांड्य, सतईपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो सातवाहन दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, सातवाहन का। ठीक है, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये मिस्र का शासक है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, जिनमें एंटीयोक्स द्वितीय जो कहाँ का है? सीरिया का। तुर्मय या तुर्माय ये कहाँ के हैं? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र का राजा है। कहाँ का है? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ये मिस्र के राजा हैं। अंतकिनी एंटीगोनस गोनातास सिडोनिया या मकदूनिया का राजा है। मग साइरीन का शासक तथा अलिक सुंदर अलेक्जेंडर एपाइरस या एपिरस का राजा प्रमुख था। ठीक है, तो इसमें सारे बता दिए गए किस किस राज्य से कौन कौन लोग थे। 5 जगह से थे। ठीक है, तो इसमें कहाँ कहाँ के हैं? सीरिया से इसका संबंध है, उसके बाद मिस्र से संबंध है, मकदूनिया से संबंध है, और इसके बाद कहाँ से है? एपिरस से। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा है? तो ये मिस्र का राजा है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राज्य के संबंध थे? तो इसमें मौर्य राजवंश के साथ। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धर्म का मूल संदेश तो इसमें में से कोई भी नहीं है। वफादारी, अहिंसा, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, कोई नहीं। अशोक का जो धर्म है एक नैतिक संहिता थी। अशोक ने अपने दूसरे एवं 7वें शिलालेख के माध्यम से यह संदेश देता है कि इसमें क्या है? अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोइचे मादे साधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता, साधुता बनाए रखना। तो अशोक ने जो दूसरे और 7वें शिलालेख से माध्यम से क्या संदेश दिया कि कम पाप करना चाहिए, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव से मधुरता, साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। तो सही उत्तर ई होगा। ठीक है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी।
ठीक है। तो इसमें ये देखिएगा शिलालेख प्रथम जो है इसमें भी पशु बलि पर रोक लगाई गई है, लेकिन इसमें इसका उत्तर बी दिया गया है, स्तंभ अभिलेख पांचवा। ठीक है, अब देखते हैं क्यों इसमें पांचवा स्तंभ अभिलेख है। आइए देखते हैं। अशोक के जो प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध किया गया, पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। यहाँ कोई जीव मारकर बलि ना दी जाए और ना ही कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला, प्रियदर्शी यानी अशोक की पाकशाला में सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख में लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु, जिसमें 2 मोर है, 1 मृग है, को मारा जा रहा है। ठीक है, पाकशाला के लिए, किचन के लिए। इसमें भी मृग जो है हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भविष्य में नहीं मारे जाएंगे, ऐसा उसमें लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ 5वें स्तंभ लेख के अनुसार आते हैं जो उत्तर है। अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, राजा बनने के राज्याभिषेक होने के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया, मतलब उसे रोक दिया गया। ठीक है, इसका वध नहीं हो पाएगा। इसमें कौन है? तोते, मैना, अरुड़ा, जंगली बत्तख, नंदीमुख, चमगादड़, रानी चींटियां, मछली, कछुआ, शाही गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर, ऐसे चौपाए जो खाए ना जाते हों और अन्य किसी काम में ना आते हों। अब इसमें देख लीजिएगा ये अवसर कौन कौन से। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, तिस्स और पुनर्वसु के दिन, ठीक है, तीनों ऋतुओं के पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों और सुअरों तथा अन्य जानवरों को बधिया ना की जाए। तिस्स, पुनर्वसु और ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़े को और बैलों को ना दागा जाए। तो इस प्रकार देख लीजिए त्योहारों को बताया गया कि इस दिन ये काम ना किया जाए। तो इसमें जो उत्तर इसमें दिया गया है वो 5वें स्तंभ लेख के अनुसार है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? बी ही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश हैं? तो इसमें कौन सा है? आप देखिए, सोहगौरा ताम्रपत्र, गोरखपुर जिले के सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई है। उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। जैन स्रोतों से अगर देखा जाए तो इसकी पुष्टि हो जाएगी कि सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, ठीक है, और बोगरा जिले के महास्थान अभिलेख के। ठीक है, अशोक ने कलिंग को मौर्य काल साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। दोनों सही है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष क्या किया था कि कलिंग पर विजय प्राप्त किया और उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल किया। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्ग पर मौर्य का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग जो है वो स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी, अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन क्या है? सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध किसकों ने विद्रोह किया? तो इसमें ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे। धार्मिक आधार पर भूमि दान का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? मौर्योत्तर युगीन राजवंश, मतलब मौर्य के बाद जो राजवंश आए हैं उनमें। सातवाहन के समय में एक अभिलेख से प्राप्त होता है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। भूमि दान के विरुद्ध किसकों का विद्रोह कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है, अतः ये सही है, कारण और गलत है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज कौन थे? सैल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। किसके द्वारा? मेगास्थनीज कौन थे? सैल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व आराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सैल्यूकस का राजदूत रह चुका था। ठीक है, आराकोसिया के क्षत्रप के दरबार में रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में उसे लिखा। ठीक है, आगे देखते हैं। मेगास्थनीज दूत था। अब ये किसका दूत है? इसमें सैल्यूकस का। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इसमें कहाँ किया है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अब मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया। इसमें जो पहला है वो दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा इसमें कारीगर, 5वां योद्धा, 6ठा निरीक्षक, 7वां सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। दास प्रथा प्रचलित नहीं थी उस समय में। मेगास्थनीज की इंडिका ये बताती है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जात से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उसे भिन्न पेशा अपना सकता था, यानी सामाजिक स्थिति काफी सख्त हो गई थी। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? तो यहाँ पे 7 में बांटा था। निम्नलिखित में से किस
स्रोतों में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, तो इसमें मेगास्थनीज के इंडिका में ही। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है, तो मेगास्थनीज के इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड था, तो इसमें मृत्यु दंड था उनके लिए। मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका है, उसमें यह लिखा गया है कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। किससे? नगर प्रशासन का। ठीक है, इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। अब ये 30 सदस्य जो थे वो कुल कितनी समितियों में थे? 6 समितियों में थे। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य। तो 5 सदस्य 6 समितियों में विभाग, 5-5 सदस्य हर एक समितियों में थे, और कुल कितनी समितियां? 6 समितियां हैं। छठी समितियों का कार्य जो था वो बिक्री कर वसूल करना। ठीक है, बिक्री का जो कर है वो वसूल करती थी, वो छठी समिति थी। बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूला जाता था। मूल्य का जो 10वां भाग है वो बिक्री कर के रूप में वसूला जाता था। जो करों की चोरी करने वालों को जो दंड दिया जाता था वो मृत्यु दंड दिया जाता था। देख रहे दंड व्यवस्था कितनी सख्त है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इसमें कौन है? इंडिका में है। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आप अभी पढ़ रहे हैं इसको, इंडिका है। इंडिका का मूल लेखक था मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन है? यहाँ भी वही मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन है? फिर ये क्वेश्चन कई बार आया। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो इसमें जो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण है वो मौर्य काल से। मौर्य युग में क्या है कि नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। देख रहे हैं कितनी पुरानी प्रशासन व्यवस्था है, जिसका प्रमुख जो है वो नागरिक या प्रमुख था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का वर्णन किया है। इसमें जो तीसरी समिति थी वो जन्म मृत्यु का पंजीकरण का हिसाब रखती थी। छठी समिति क्या थी? वो आप किसमें कर वसूलती थी, बिक्री कर वसूलती थी। लेकिन इसमें तीसरी समितियां क्या कर रही? जन्म मृत्यु का पंजीकरण का हिसाब रख रही। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप जानते हैं ना, वहां से बनाया जाता है नगर पालिका से। ठीक है, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया, तो इसमें में से उन्होंने कला साहित्य का विकास किया, संस्कृति का विकास किया, ये भी सही है। और उसके बाद क्या है? सोने का सिक्का नहीं विकास किया था। ठीक है, प्रांतीय विभाजन किया, हिंदू कुस्तक सम्राट था, ये सारा था। मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला, साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, सोपारा तक संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन थे। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अभिलेखों के अनुसार मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं: उत्तरापथ, अवंतीरथ, कलिंग, दक्षिणापथ, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों के प्रचलित करने का श्रेय हिंद यवन इंडो ग्रीक शासकों को है। ठीक है, आगे देखते हैं। भाग एवं बलि थे, तो ये क्या थे? ये टैक्सी हैं, कर है। ठीक है, तो राजस्व के स्रोत हैं। भाग एवं बलि जो हैं वो क्या है? प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, भूमि से उत्पन्न उत्पादन का एक भाग का अधिकारी था। इस कर को क्या बोला जाता था? भाग कहते थे। इस प्रकार बलि जो है वो राजस्व का स्रोत है। ठीक है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये सीता अध्यक्ष। ठीक है, तो इसे सीता अध्यक्ष क्या था? एग्रीकल्चर का टैक्स लेता था। सीता अध्यक्ष क्या था? कृषि भूमि पर किसी भूमि का अध्यक्ष था, वह भूमि कर वसूलने का कार्य करता था। एग्रोनोमोई जो थे वो जिले के अधिकारी को कहा जाता था। शुल्का अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में व्यापार का शुल्क वसूलता था, कर वसूलता था। अक्राध्यक्ष क्या था? अकाराध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है सीता से राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से भूमि की व्यवस्था कौन देखता था? सीता अध्यक्ष द्वारा। और इससे प्राप्त होने वाली आय को क्या बोला जाता था? सीता कहा जाता था। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ठीक है, तो इसमें कौन है? समाहर्ता। तो समाहर्ता मौर्य मंत्रिपरिषद में जो पद है समाहर्ता का, उसका काम क्या है कि राजस्व एकत्र करना। अंतपाल क्या है? सीमा का रक्षक है, सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। जबकि प्रतिष्ठा विषयों एवं कमिश्नरियों का प्रशासक था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो इसमें कौन है? पौतवाध्यक्ष। ठीक ठीक है, मौर्ययुगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष जो है वो तौल माप वेट एंड मेजर्स का प्रभारी था। पर्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अधिकारी है। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने के प्रभारी थे। ठीक है, तो इसमें पौतवाध्यक्ष तौल माप के हैं, पर्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग के हैं, और सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने के हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मार्ग निर्माण से संबंधित है एग्रोनोमोई। मौर्य काल में एग्रोनोमोई जो है वो राजस्व का संग्रह करते थे। सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन, भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रख रखाव से संबंधित था। तो इस प्रकार कितने काम होगा? राजस्व संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन, भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगाना, सड़कों का रख रखाव से संबंधित। इस तरह मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर सी ही माना गया है। आगे देखते हैं। पंकोदक
सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, तो उस समय ऐसा देखिए नियम था, पंकोदक सन्निरोध है। ठीक है, पंकोदक सन्निरोध है, ये जो है मौर्य प्रशासन पर सड़क पर जल या कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला है मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। वैशाली जो है वर्तमान में बिहार का एक जिला है। ठीक है, वैशाली कौन है? बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा है। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ, वैशाली में ही। ठीक है, नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में कराई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है यह विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधे मील चौड़ाई में स्थित है। तक्षशिला जो है वो मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, तो उस समय तक्षशिला हो गया। नालंदा आपने देख ही लिया कि किस काल में है। यहाँ पे यह नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है और यह गुप्त काल में स्थापना गुप्त काल में कराई गई है। ठीक है, तो आप जान गए तक्षशिला के बारे में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में था। तो इसमें न्याय व्यवस्था किस में है, यहाँ पे ये देख लिया, धर्मस्थी और उसके बाद कंटक शोधन, तो ये 2 हैं। आगे देखते हैं इसको। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय और तथा कंटक शोधन। ठीक है, तो धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। तो प्रतिष्ठा जो है वो फौजदारी मामले देख रहा है और व्यवहारिका वो दीवानी मामले देख रहा है, का न्यायाधीश है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि अमात्य धर्मों पदाशुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। मतलब जिसका चरित्र साफ हो उसे ही न्यायाधीश बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशी इतिहासों वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मागध। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशी इतिहासों वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध सूत वर्गों का था। गांव के शासन को स्वायत्तशाही पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया, तो द्रविड़ों ने किया। गांव के शासन को स्वायत्तशाही पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवसाय का सूत्रपात द्रविड़ों चोल ने किया। द्रविड़ कौन, किस राजवंश ने किया? चोल ने। यह व्यवस्था उस समय गाँव के प्रशासन का आधार थी। ठीक है, स्वायत्तशाही शासन चोल राज्य में। अब आगे देखते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति थी? अब पत्नी कब विवाह विच्छेद कर सकती है? अर्थशास्त्र में था। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। अब मौर्यकालीन समाज में किसकी प्रथा है? तलाक की। पति के बहुत समय तक विदेश रहने, उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। ठीक है, इस प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। तो पत्नी कब त्याग कर सकती थी? जब पति बहुत दिन तक विदेश में रहे या उसके अंदर कोई शारीरिक दोष हो जाए तो पत्नी त्याग कर सकती थी। और इसी प्रकार पति भी पत्नी के व्यभिचारिणी होने बंध्या होने दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। ठीक है, तो दोनों की कंडीशन आपने जान ली। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो किसमें पुनर्विवाह है? ये मनुस्मृति में है। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई, ठीक है, पुनर्विवाह कर सकता है। अगर पत्नी नहीं तो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जो स्त्री है उसको पुनर्विवाह, जिसका पति मर गया, पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। विदेशियों की भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो व्रात्य क्षत्रियों का, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रियों का सामाजिक स्तर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, तो इसमें कब आए? अब ये देख लीजिएगा। तो इसमें कौन कौन है? इसमें सभी हैं, तो इसका देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले कौन आ रहा है? इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि मेगास्थनीज जी आ रहे हैं। ठीक है, मेगास्थनीज के बाद कौन है? फाइयान आ रहे हैं। फाइयान के बाद यहाँ पे देखते हैं हेनसांग आ रहे हैं, बाद में ई सिंह आ रहे हैं। ठीक है, यूनानी शासक जो सेल्यूकस थे उन्होंने मेगास्थनीज को किसको भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पाटलिपुत्र में रहा और भारत में उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। चीनी यात्री जो फाइयान हो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की चीनी यात्री जो हेनसांग है वो हर्षवर्धन के समय में आए थे। और ईत सिंह जो है वो 7वीं सदी में भारत आया चीनी यात्री था। तो यहाँ पे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय, ह्वेनसांग हर्षवर्धन, ईत सिंह 7वीं सदी में भारत में आया चीनी यात्री था। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब इसमें उनको ये देखना सूची 1 से सूची 2 जो जो ये इन्होंने पद लिए थे। तो इसमें क्या है कि आपको ये देखना है। तो इसमें क्या है? चंद्रगुप्त कौन है? अब इसमें आप देख ही रहे हैं। तो इसमें सेंट्रोकोटस आपने देखा है ना कि वहाँ पे उससे बोला गया है
जोन्स ने भी इनको सेंट्रोकोटस ही बोला है। और उसके बाद बिंदुसार कौन है? बिंदुसार इसमें देखिए अमित्रघात है, ठीक है। उसके बाद अशोक कौन है? पियदसी हैं। चाणक्य इसमें विष्णुगुप्त हैं। तो आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त सेंट्रोकोटस, बिंदुसार अमित्रघात, अशोक पियदसी, चाणक्य विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? वृहद्रथ थे। तो अंतिम मौर्य शासक कौन है? वृहद्रथ है। वृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति ने पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति, अब देखिए इसमें देखिए देवभूति जो शुंग सेनापति थे, पुष्यमित्र शुंग थे, तो इन्होंने मौर्य के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या कर दी और पुष्यमित्र शुंग की स्थापना की। लेकिन अंतिम जो शुंग राजा थे उनका नाम है देवभूति, की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कड़व्य ने की और उसने कड़व्य वंश की स्थापना की, ठीक है। आंध्र ने कड़व्य राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था, ठीक है। तो इसमें सभी सही हैं, ठीक है। देखिए देखते हैं। तो जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात हुआ। शुंग वंश का जो अंतिम राजा है देवभूति अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य जो है वो वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला। मतलब वासुदेव, इसके जो अमात्य है वासुदेव, वो देवभूति को मार डालते। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कड़व्य शासक जो है सुशर्मा है। वो कौन है? सुशर्मा है। अपने आंध्र जाति भृत्य सिमुक द्वारा मार डाला गया। तो आप देख रहे हैं ना, पुष्यमित्र शुंग किसको मारता है? वृहद्रथ को मारता है। और उसके बाद इसी शासक के जो अंतिम शासक हैं वो कौन है? देवभूति हैं, ठीक है। देवभूति को कौन मार रहा है? उसमें वासुदेव मार रहा है, ठीक है। वासुदेव को कौन यहाँ पे? वासुदेव जो कड़व्य वंश की नींव रखते हैं, उनके जो अंतिम शासक हैं वो सुशर्मा है। उनको कौन मार रहा है? सिमुक मार रहा है सातवाहन वंश का, ठीक है। आगे देखते हैं। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो इसमें किसने किसने दिया? तो इसमें ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद अशोक, ठीक है। आगे देखते हैं। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ईस्वी सन के पूर्व की बात है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक हैं गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई। अशोक ने ईसा पूर्व की 3वीं शताब्दी में उसी सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों के वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत करवाई। तो तीनों लोग इससे संबंधित, चूंकि रुद्रदामन यह कार्य 2वीं शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, किंतु इसके समय ईस्वी सन के बाद की है। अतः अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय में भी इस झील का पुनरुद्धार करवाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने ही निर्माण करवाया था। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों में किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ से शक संवत 72, ये किसमें था? 150 ईस्वी का, उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। शक संवत 72, अगर इसे मान लिया 150 ईसा, इससे उसकी विजयों व्यक्तिगत कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1822 में कर्नल टार्ड ने इस लेख का पता लगाया। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य जो था सुदर्शन झील के बाद के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। आगे देखिए। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो इसमें देखिए सही नहीं है। बराबर पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं हैं, ये तो सही है। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं की आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख है, ये भी सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, नहीं। उत्तर देखते हैं। दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित है बराबर नागार्जुनी पहाड़ियाँ। नागार्जुनी पहाड़ियों में ये 3 गुफाएं हैं तथा बराबर नामक पहाड़ियों में कितने हैं? कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिसमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। चौथी गुफा जो है लोमस ऋषि गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मन का लेख है। चौथी गुफा में किसका? मौखरी शासक अनंत वर्मन का। इसमें वैष्णव गुफा भी कहते हैं, इसे वैष्णव गुफा चौथी गुफा को कहते हैं। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिया जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाए गए इन गुफों का संबंध मौर्य काल से है। इन गुफाओं पर उत्कीर्ण अभिलेख 3वीं सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। मौर्य काल मूर्ति में मणिभद्र
नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त की गई है? तो परखम से प्राप्त की गई है। ठीक है। मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ। मथुरा की मूर्ति कला, लोक कला से संबंधित ये मूर्तियां यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। ठीक है। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। परखम से किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? मणिभद्र यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसका संबंध मौर्य काल से। मथुरा से प्राप्त यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। तो मथुरा से प्राप्त यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में किसके नाम से प्रसिद्ध है? परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। अब इसमें देखना है लोथल क्या था? एंशियंट डाक यार्ड तो था ही। सारनाथ क्या है? फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा है। राजगिरी क्या है? ये नहीं है। लॉयन क्या है? ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो इसमें ये मैच तो नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं। लोथल एंशियंट डाक यार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। परंतु राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक का, राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत है। इस युग्म का सही स्थान सारनाथ होगा। तो आप देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे मिलते हैं। धन्यवाद।